राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजधानी दिल्ली में शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का तांता दिल्ली के विभिन्न मंदिरों व संगठनों में लगा रहा, जहां एक और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के चंचल नरसिंह होम रोड अगर नगर स्थित शिव मंदिर में शिव भक्तों ने भोले बाबा से अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की विनती की। ऐसा ही कुछ नजारा मुबारकपुर मेन रोड स्थित लाल मंदिर में भक्तों ने श्रद्धानुसार शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित किया। प्राचीन शिव मंदिर ओल्ड स्लम पश्चिमपुरी में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं पश्चिमी दिल्ली की मोतीनगर विधानसभा में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा पुलिस थाने में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसे आम जनता सहित पुलिस कर्मियों ने भी ग्रहण किया। पूर्वी पंजाबी बाग के ढींगरा पार्क स्थित मंदिर में भी भव्य श्रृंगार किया गया, जिसने भी देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया। दर्शकों को बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोले बाबा और माता पार्वती के चरणों में शीश नवाते हैं। वहीं देश विदेश में भोले बाबा की बारात आयोजित की जाती है, जिसमें भोले बाबा के बाराती बनकर मां पार्वती के दर्शन के लिए पूरी बारात निकलती है। देखिए, आज महाशिवरात्रि है, पूरा हिंदुस्तान पूरा मगन है और सबकी मनोकामना भावना पूरी करे भोलेनाथ। इसका जो महत्व है, एक प्रेम और प्यार का प्रतीक है। महागौरा और शंकर भगवान, जिसे कहते हैं शिव शक्ति, अर्ध नागेश्वर में आपने देखा होगा, उसी रूप को मनाते हुए पूरा हिंदुस्तान आज महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। अब आइए सभी मिलकर जयकारे लगाएंगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। ये महापर्व जो होता है, ये प्रेम का प्रतीक होता है। भोलेनाथ और पार्वती माता, इनका मिलन हुआ था, इनका विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। ये भंडारा, ये इन्हीं की शादी, गौरा पार्वती की और भोलेनाथ की शादी के उपलक्ष्य में ये भंडारा कराया। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है ये, और सब इसको बड़े सालों से इंतजार करते रहते हैं। शिव पार्वती की शादी के लिए ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा त्योहार सब में बड़ा मनाया था। बोलो शंकर भगवान की जय। और ये जो भंडारा जो किया जा रहा है, ये पियाल परिवार की तरफ से है और जिनका स्नेह अमित पियाल जी को जाता है। ये पूरे परिवार के लिए, मेरे प्याल परिवार, मेरा सारा समाज, सारा परिवार, हम नहीं कराने वाले हैं, सब बाबा कराने वाले महाकाल। बोल शंकर भगवान की जय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार रात तमिलनाडु पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत उन्होंने आज 26 फरवरी कोयम्बटूर में भाजपा की नई कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कार्यालय किसी मंदिर के समान है, जहां से पार्टी का संचालन होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये तीनों कार्यालय जनसंपर्क, जन भावनाओं की संवेदनशीलता और जन आंदोलन का केंद्र बनेंगे। आज यहाँ पर हमने 3 कार्यालय के उद्घाटन किए। कोयम्बटूर कार्यालय में हम सब बैठे हैं, इसके साथ साथ तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम के कार्यालय के भी उद्घाटन किए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बाकी सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय से अलग होता है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कार्यालय एक ऑफिस होता है, हम सब के लिए कार्यालय हमारा मंदिर होता है, जहां से हम पार्टी का संचालन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि तीनों कार्यालय आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसंपर्क, जन भावनाओं के संवेदनशीलता और जन आंदोलन के केंद्र बनेंगे। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्र में एक बजट प्रस्तुत किया है। वो बजट के अंदर कई सारी मध्यम वर्ग, किसान और एमएसएमई की योजनाओं को देश के सामने रखकर किसानों के कल्याण के लिए, मध्यम वर्ग की भलाई के लिए और एमएसएमई के उनके बिजनेस के विस्तार के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी हमारे सामने आए। ये 2024 का साल एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा है। 2024 के साल में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए। 2024 में ही पहली बार हम ओडिशा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। 2024 தான் நம்ம முழு மெஜாரிட்டியோட ஒரிசாவிலே நம்ம ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறோம்। बहुत समय के बाद आंध्र प्रदेश में भी
एनडीए की सरकार बनी है। நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஆந்திர பிரதேசத்திலும் நம்முடைய என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तीनों विजय की हैट्रिक ने देश की जनता का भरोसा भाजपा पर है वो साबित किया है। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। सभी लोग नए उत्साह के साथ लवरेज होकर पैरों में गति लाकर तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। 26 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मित्रों, तमिलनाडु के अंदर नई बनने वाली सरकार एक नए युग की शुरुआत करेगी। तमिलनाडु के अंदर भाई भतीजावाद की ये दुकान समाप्त हो जाएगी। तमिलनाडु के अंदर करप्शन का हमेशा के लिए अंत होगा और तमिलनाडु से देश विरोधी गतिविधियों को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंक देंगे और तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के विकास से भारत के विकास का नए सूत्र का सूत्रपात होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु इसके सम्मान के लिए आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका के साथ चीन के शोषणकारी मॉडल का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका के प्रति भारत का दृष्टिकोण हमेशा दीर्घकालिक, पारंपरिक रूप से लाभप्रद साझेदारी बनाने की गहरी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित रहा है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने की बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कोलकाता एमसीडी के हाल की छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव की अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी की कार बुधवार 26 फरवरी की सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए महाबलीपुरम में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया। बिहार के बेगूसराय जिले में मंगलवार को एक बस और दूध टैंकर की टक्कर होने से कम 3 लोगों की मौत हो गई तथा 15 अन्य घायल हो गए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार शहरी पुनर्विकास व बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में महाराष्ट्र सरकार की पहल को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सतर्क सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 26 फरवरी की सुबह पंजाब के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। कर्नाटक में मंगलुरु पुलिस की अपराध शाखा ने मादक द्रव्य MDMA की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
महाशिवरात्रि के कारण समापन की ओर बढ़ने के बावजूद महाकुंभ में भक्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। प्रयागराज में जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए शहर में प्रवेश करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के गौरी मंदिर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शगुन दिया। उन्होंने सभी जोड़ों के सुखमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामना दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकता, समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। साथ ही सफल आयोजन के लिए आयोजकों को भी बधाई दी। भाइयों बहनों, ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम कोई सामान्य समारोह नहीं, ये सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और सहयोग का भी प्रतीक है। इस प्रकार से मुझे भाई सुमित जी ने बताया कि बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों के इस समारोह में आपके एक अभिभावक के रूप में भी उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, कन्यादान को हमारे समाज में बहुत पवित्र कार्य माना गया है और मुझे गर्व है कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे भी इस महत्वपूर्ण क्षण का, इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संस्थाओं का तथा उन व्यक्तियों का भी साधुवाद देना चाहता हूँ जिनके एकीकृत प्रयासों से, सबकी एकता से, सबके संगठन से और सबके मेल मिलाप से ये बहुत ही शानदार महाशिवरात्रि के अवसर पर ये विशिष्ट आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण दान की भूमि पर किया गया है और इस मंदिर की सेवादारी में खटीमा के प्रत्येक समाज से लगभग 5000 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं अभी मुझे उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे मोले सिंह और दीपा देवी जी, आप सभी, आप दोनों को मैं हृदय से आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आपने महादेव के इस प्रांगण के निर्माण में कितना बड़ा पवित्र काम किया है। भाइयों बहनों, खटीमा हमारा एक फूलों की एक ऐसी बगिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग आपस में मिलकर प्रेम भावना से, सहयोग की भावना से यहाँ पर रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खटीमा एक लघु भारत है। अगर एक मिनी इंडिया का स्वरूप कहीं पर दिखता है तो कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। पूरे साल भर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने देखिए एक साथ कुछ दिनों पहले जनवरी माह में जहाँ उत्तरायणी का कौतिक मनाया, उत्तरायणी मनाई, भूगतिया त्योहार मनाया, वहीं हमने लोहड़ी का भी आयोजन हुआ है। अभी बैसाखी का भी आयोजन होने वाला है, उसका भी मुझे निमंत्रण पहले मिल गया है। मकर संक्रांति का कार्यक्रम अनेक स्थानों पर यहाँ होता है, माघी का कार्यक्रम होता है कई स्थानों पर। अभी होली आ जाएगी, होली भी हमारे यहाँ कई प्रकार की होती है, गाने वाली, बैठकर खेलने वाली, चाहे रंग की होली, चाहे भंग की होली, चाहे थलवाट की होली। कौन सी प्रेम की आपके यहाँ जो होती है? सामान्य होली, मरी होली, मिलने वाली होली, कई प्रकार की होलियों का आयोजन किया जाता है और पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा जो खटीमा क्षेत्र है, ये लघु भारत है, ये मिनी इंडिया है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब करते हैं। और इसी भावना का उदाहरण ये आज का ये सामूहिक विवाह समारोह भी है। भाइयों बहनों, बेटियां केवल किसी घर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, बल्कि वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। वो एक घर को ही नहीं, बल्कि 2-2 घरों का रोशन करने का काम कोई करता है तो हमारी बेटियां करती हैं। जब वो सशक्त बनती हैं, प्रदेश सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने भी राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे काम हम प्राथमिकता के साथ राज्य के अंदर कर रहे हैं। चाहे बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके उनको छात्रवृत्ति देनी हो, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटी को साइकिल देनी हो, 12वीं
कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देनी हो, या फिर विधानसभा में विधेयक लाकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर, कानून बनाकर राज्य के अंदर राज्य की 30% सभी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर। हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की तत्र सर्वत्र प्रशंसा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस समारोह में कि आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने सबसे पहले हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी, हमको मेजबानी का अवसर दिया। ये खेल आयोजन करवाने के लिए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान, खेल के स्थान, उनको अच्छा बनाने के लिए, भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमको मौका मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के गाढ़ा में श्री बागेश्वर जनसेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी हुई और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने इस जन सहयोग को बेहतरीन उदाहरण बताया। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने भी नवदंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए जातीय बंधनों को तोड़ने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का संदेश दिया। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बंधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी गृहस्थी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजन, भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान नहीं, उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए हैं। आज जब हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तभी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक, जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से
विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपना कर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण के लिए लगाएं। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, सभी को धन्यवाद। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव है। ऐसे कई कारणों से आज जब मैं यहाँ विवाह के अवसर पे उपस्थित हुआ हूँ तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूँ और बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व, हमारे बीच उनके एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं, कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ अगर विराजमान है तो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूँ और आभार भी मानता हूँ। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं जहाँ आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में आज शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बनाऊं, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज जी का संकल्प इस प्रकार से निर्बाध रूप से बढ़ते रहे और कैंसर हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बागेश्वर धाम की, जटाशंकर महाराज की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और संदीप दीक्षित ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी कैग की 14 में से सिर्फ 1 रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले से इस नीति में अनियमितताओं का संदेह था, जिससे सरकार की राजस्व पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस विषय में जांच एजेंसियों को शिकायत दी गई थी, जिसमें बीजेपी की संलिप्तता के भी सबूत थे। वहीं कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट की पीएसी जांच की मांग की और रिपोर्ट्स को सार्वजनिक चर्चा में लाने की अपील की। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इसको इनिशिएट करते हुए इस कैग रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि जिस समय ये पॉलिसी तैयार की गई थी उसी समय से हमें संदेह था कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं
और अल्टीमेटली इससे सरकार के राजस्व के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। मुझे याद है 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके बारे में लिखित में शिकायत जांच एजेंसीज को दी। उसके बाद एक और शिकायत जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संलिप्तता के भी कुछ जो सबूत थे उसको लेकर तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी उस समय पुलिस कमिश्नर से मिले और वो तथ्य उन्होंने उस समय सामने रखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इसमें संलिप्त है। जहां आज मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम ये टेबल की गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रश्न जो बचे थे कि क्यों नहीं 14 की 14 अभी तक टेबल की गई। हमें और आपको मालूम है 2017 के बाद लगातार जो हम अपने मंचों से अपनी प्रेस ब्रीफिंग से लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि दिल्ली की जनता की हार्ड अर्न्ड मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी लूट की जा रही है, उसको हम लगातार उठाते रहे और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आज कैग की रिपोर्ट में सच साबित होती नजर आ रही हैं। हम ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो ये जो कैग की रिपोर्ट्स हैं इनको क्योंकि पीएसी में डिस्कस होना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से ये पीएसी की फॉर्मेशन हो और उसमें इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से जांच की जा सके और आगे जिन लोगों ने इस लूट में संलिप्त थे उन लोगों को सजा मिल सके। हम ये चाहेंगे कि ये सरकार सुनिश्चित करे कि जल्दी से जल्दी पीएसी की कमेटी को फॉर्म करे और उसमें ये डिस्कशन हो। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं, हम और आप जानते हैं कि पीएसी की परंपरा ये रही है कि जो वैसे तो इसमें ऑपोजिशन के जो लीडर होते हैं वही उसको चेयर करते हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार हमने देखा कि जो शासन में सरकार होती है वही इसको लीड करती है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे पहलू हैं जो इसमें डिस्कशन नहीं में आ पाएंगे, हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस ये डिमांड करेगी कि उनको पब्लिक डोमेन पे भी चर्चा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को कहेंगे कि वो पब्लिकली इस रिपोर्ट को और अन्य जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको चर्चा में जरूर लेकर आएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अभी आपके सामने इसके बारे में बात करना चाहता हूं, डिटेल में भाई संदीप दीक्षित जी करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, आप सब जानते हैं कि 2017-18 से लेकर 2021 के बीच की इसमें सारे जो ऑडिट्स हैं वो उस समय के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं उसको इसमें चर्चा में आई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये है कि महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से भाजपा और उसके बड़े नेताओं और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका से जुड़े कुछ सवालात हैं जो नजरअंदाज इस रिपोर्ट में किए गए हैं। प्रमुख इसमें अनसुलझे जो प्रश्न है उसमें 1 वर्ष के भीतर 3 आबकारी निदेशकों को बदलने का निर्णय क्यों और किसने लिया। आप जानते हैं कि 3-3 जिस समय ये आबकारी नीति बन रही थी उस समय 3-3 कमिश्नरों को बदला गया। तो ये किसके आदेशों पर किया गया और ये निर्णय क्यों लिया गया। इसके साथ साथ दिल्ली में शराब के नए ब्रांड्स को बढ़ावा देने का काम की जांच जरूरी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स इस दौरान इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिसकी जांच बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ केजरीवाल सरकार की लाई गई शराब नीति को लागू करने की अनुमति तत्कालीन उपराज्यपाल ने दी थी, फिर इस पर कोई जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस कैसे दिए गए, इस पर विस्तृत जांच करने की जरूरत है। हम और आप जानते हैं कि जहां ये शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाई गई, वहीं जो शराब के ठेके खोले गए वो पूरी दिल्ली में खोले गए और उसमें कुछ ऐसे स्थान भी थे, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज जो थे उसमें भी ये शराब के ठेके खोले गए। ये किसकी अनुमति से खोले गए, किसने इसकी इजाजत दी। हम और आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन की इजाजत के बिना ये शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते थे और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का राज उस समय कॉरपोरेशन में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ इनको खोलने की इजाजत दी बल्कि उनको नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी खोलने की इजाजत उस समय के जो कॉरपोरेशन में सरकार होती थी उसमें इसको इजाजत दी गई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जांच का विषय है जिसको पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए। और अगर मैं इस पूरी कैग रिपोर्ट को 3 शब्दों में बयां करना चाहूं।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम